जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों, आप सभी का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो 4-5 दिनों से क्यों नहीं अपलोड किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यह था कि हम इस PDF को बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, यह PDF कम्प्लीटली तैयार हो गया है और आप सभी पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न बताकर एक सब्जेक्ट का एक बार में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों, उसी को हम तैयार कर रहे थे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, ये जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं, इसमें अंडर 50 यानी 50 के नीचे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि 40, 45 या फिर किसी में 32, 33 ऐसे भी क्वेश्चन रह सकते हैं। लेकिन इसमें पूरे बायोलॉजी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। जैसे बायोलॉजी में आपका 1 से लेकर 8 चैप्टर है, तो 8 चैप्टर से आपको मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग ध्यान से और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस जो है यह आपका यकृत से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी हम लोग किसे कहते हैं, तो स्वपोषी दोस्तों हम लोग जो अपना भोजन जो है खुद से तैयार करता है उसे हम लोग स्वपोषी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो पर्णहरित हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है खुद अपना भोजन बनाते हैं, यानी उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, तो स्वपोषी कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी कार्य यह सभी स्टेप की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अमीबा जो है कुटपादों के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप सभी देख सकते हैं 2 बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो दोस्तों, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से आप सभी जानते हैं कि घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। दोस्तों, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर बायोलॉजी में आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 8 चैप्टर हैं। तो 8 चैप्टर से हम जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को शामिल किए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो दोस्तों, कवक जो होता है इसमें मृतजीवी पोषण पाई जाती है। मृतजीवी पोषण का मतलब क्या हुआ कि यह मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मृतजीवी पोषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कोशिका द्रव में होता है। तो कोशिका द्रव आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, यह जो है रंध्र किस पौधे में अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रिला में। रंध्र क्या होता है दोस्तों, तो रंध्र जो होता है यह पेड़ पौधों में जैसे हम लोग श्वसन के लिए क्या बनाया गया है, तो नाक बनाया गया है। वैसे ही पेड़ पौधों में जो श्वसन के लिए अंग होता है उसको हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रिला नामक एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की क्रिया जो पाई जाती है वह आपका ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसका श्वसन अंग का नाम ट्रैकिया है। तो दोस्तों, यह कॉकरोच है। कॉकरोच जो सांस लेता है यानी श्वसन करता है उसका अंग का नाम क्या है,
ट्रैकिया है। जैसे मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है ना। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, तो फेफड़ा है। वैसे ही कॉकरोच में ट्रैकिया है। अगर यहीं पूछा जाता कि मेढक में श्वसन अंग क्या है, तो मेढक, दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेढक में श्वसन अंग का नाम है त्वचा, यानी त्वचा की मदद से मेढक जो है सांस लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। मुक्त होना का मतलब होता है दोस्तों बाहर निकलना। तो आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह मुक्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी को कहा जाता है, यानी रेड ब्लड सेल को हम लोग ऑक्सीजन का वाहक के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र जो है कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोष्ठ या फिर इसको वेशम के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं वेशम भी लिखा जाता है। तो मानव हृदय में 4 वेशम या 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन का कह रहा है दोस्तों कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे जो होते हैं इनमें गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पिछली क्वेश्चन में बता दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो दोस्तों उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हुआ वे पदार्थ जो पौधे उत्सर्जित करते हैं। तो ये गोंद हो गया, टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये सभी उत्सर्जित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम भी पूछा जाता है। तो हड्डी का नाम पूछेगा तो हो जाएगा आपका फीमर, और बड़ी हड्डी का नाम पूछेगा तो फीमर हो जाएगा, और छोटी हड्डी का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम है फीमर, यह दोस्तों जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो दोस्तों यह जो है अनुमस्तिष्क जो है यह शरीर की स्थिति यानी शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और संतुलन भी बनाए रखता है। यह अनुमस्तिष्क का काम होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ वगैरह में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी का मतलब होता है दोस्तों यह क्या क्या करने के लिए, मस्तिष्क को मतलब कौन कौन सा कार्य दिया जाता है जो वह कर सकता है। तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, ये सभी कार्य मस्तिष्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन का मतलब हुआ है दोस्तों ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधों वाला हार्मोन हो, उसे पादप हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पादप हार्मोन कौन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन, यह आपका पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधों वाला हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है एक प्रकार का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर। इसका भार कितना होता है दोस्तों, 1.5 kg होता है लीवर का भार। तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है, जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं। अगला है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो दोस्तों रासायनिक दूत जो है हम लोग हार्मोन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन को रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है, और जितने भी प्रोटीन होते हैं दोस्तों, प्रोटीन उसे ही हम लोग हार्मोन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पुंकेसर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन जो होता है पैरामीशियम, अमीबा और लिस्मैनिया तीनों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो है यह पुष्प में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? यानी हाइड्रा जो होता है इसमें प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है यह मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, यानी ईस्ट एक प्रकार का जीव है, इसमें होता है अलैंगिक जनन जो कि मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में होता है, तो परागकोश में परागकण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधे जो होते हैं यानी फूलों वाले पौधे, इसमें फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित होता है यह आपका फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों ने इसे विस्तार से पढ़ा होगा, तो इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष में पाया जाता है, तो यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिम्बवाहिनी जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन जो आप सभी जानते हैं कि नर लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में कौन उभयलिंगी है? तो दोस्तों उभयलिंगी जो हो जाएगा आपका केंचुआ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ जो है उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण जो होता है, यानी शुक्राणु किसे हम लोग कहते हैं? तो WBC को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, जो कि पुरुषों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक दोस्तों आपका शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडाणु जो है यह मादा युग्मक हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो अनुवांशिकी की प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म होता है। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्म जो होता है वह आपका XX होता है, यानी XX रहेगा लिंग गुणसूत्र, तो क्या होगा यहाँ पे बेटी होगी, ठीक है। और यहाँ पे XY लिंग गुणसूत्र रहेगा तो क्या होगा? बेटा होगा, ठीक है। तो यह लिंग गुणसूत्र है। तो स्त्रियों में पूछा गया है तो यहाँ पे XX हो जाएगा। और यदि पुरुषों में पूछा गया रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता? XY हो जाता। इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग वैसा अंग होता है दोस्तों जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है। तो मनुष्य के शरीर में अवशेषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स है, जो कि शरीर में पेट में लेफ्ट की तरफ हो जाता है कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखने वाले हैं डार्विन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया कि केचुआ जो है एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। तो दोस्तों घेघा को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, ग्वाइटर के नाम से।
तो यह किसके कारण से होता है? तो आयोडीन की कमी से यह होता है, ग्वाइटर या फिर घेघा नामक रोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कंप्लीट चैप्टर से रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर बताया जाएगा, फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में बताया जाएगा और उसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।